जय हिंद दोस्तों। आज पुनः आपका लाइव में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 में जो बिरसा मुंडा पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा कुछ बुक्स का नाम आप लोगों को नोट करवाना चाहता हूँ। लाइव क्लास में जब आवें तो पेन पेपर भी रखें। तो आप एक अच्छे से किताब है मैग्रा हिल्स, इसका जीएस सी सेट पेपर 1 ले लें, यानी जीएस पेपर 1 बोलेंगे मैग्रा हिल्स का। तो इसमें सभी सब्जेक्ट का यूपीएससी लेवल तक का बड़ा बढ़िया से विस्तार से दिया हुआ है। इसको आपको स्टडी करने में 3-4 महीने लग जाएगा, ठीक है। तो ये आप एक बुक ले लें। दूसरा प्रतियोगिता दर्पण, ये पीटी के लिए स्पेशली हम बोल रहे हैं और जीएस भी से कुछ ठीक होगा। प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक लें। इसका एक लाइब्रेरी अपने पास छोटा सा बनाए, सुविधा अनुसार 1-2 खरीदते रहें। अतिरिक्तांक जैसे इसमें राज्य व्यवस्था है, राज्यव्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये सब ले। तो एक बार में आप राज्य व्यवस्था लाए, उसको स्टडी कर लिए, 15-20 दिन लगेगा। फिर भूगोल लिए, जितना कर पा रहे हैं अधिक से अधिक इसका स्टडी करें, याद वगैरह मत करें। मैग्रा हिल्स जीएस सीसेट पेपर 1 प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक जिसे राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था, आर्ट एंड कल्चर, ये सब लें, ठीक है। उसके बाद एक मॉडर्न हिस्ट्री में हम लिखवाते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन या संग्राम। और आधुनिक भारत, ये बिपिन चंद्रा का ले। स्टार्टिंग में आपका बेस अच्छा बनेगा, ये सब किताब खरीद लें। न्यूज़पेपर में यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो द इंडियन एक्सप्रेस लें, द हिंदू लें। इंडियन एक्सप्रेस की खासियत है कि करंट मुद्दा जो भी होता है उसमें जो एडिटोरियल्स वगैरह है वो बहुत अच्छा से डिटेल्स में दिया होता है। तो आप इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू इसको प्रीफर करें यदि इंग्लिश मीडियम में है। हिंदी में भी आपका जनसत्ता वगैरह है, हिंदी में कुछ किताबों का, अखबारों की कमी है इस स्तर का, ओके। यदि इंग्लिश मीडियम में है तो फ्रंट लाइन मैगजीन लें, फ्रंट लाइन हिंदू ग्रुप का ही है, इसको लें। इसमें से जो करंट में मेन मुद्दा है 2-4 ही पढ़ना है, उसको गहनता से स्टडी करें और हैबिट बनाएं। हिंदी मीडियम के लिए तो प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र, ये सब में दृष्टि, ये सब में है ही। तो आज मैंने थोड़ा सा आपको बुक का बैकग्राउंड दिया। और पीटी के लिए घबराना नहीं है। पीटी में यदि आप बिना कुछ तैयारी किए हल्की फुल्की पहले की पढ़ाई पे 70 मार्क्स ले आते हैं तो आप अच्छी स्थिति में हैं। अब है कि आपको ये देखना है पिछले साल का क्वेश्चंस वगैरह में। एक तो करंट में 15-20 मार्क्स आ ही जाएगा, और करंट आप जब एग्जाम है तो उसके 15-20 दिन पहले से इसको देख सकते हैं सरसरी तौर पे। 15-20 आ जाना चाहिए, 10 भी आया तो 80 आपका पहुंच रहा है। उसके बाद आप देखें कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें से आप स्कोर भी कर पा रहे हैं, वीक सब्जेक्ट, ठीक है। उस सब्जेक्ट को टारगेट बनाएं पहले से और उसमें डिटेल स्टडी करें, विस्तार से पढ़ें। कभी भी वो ऑब्जेक्टिव रटे नहीं, बीपीएससी उस तरह से नहीं पूछ रही है। 5-5 ऑप्शंस आ रहा है, वो एक्चुअली 6 ऑप्शन है। तो विस्तार से पढ़ाई करनी है और मेन बुक जो है टेक्स्ट बुक, उसकी पढ़ाई करनी है और उसी में से आपका अंदाजा भी काम करेगा। फिर जो आप लुसेंट वगैरह पढ़ते हैं वो तो रेलवे ग्रुप डी के लिए ठीक है, लेकिन आपका स्टेट क्वेश्चन वहाँ से नहीं आ सकता है जब तक कि आप उस टॉपिक को, सब्जेक्ट को बढ़िया से डिटेल में नहीं पढ़े। तो एक एक सब्जेक्ट को टारगेट बनाए
और उसको 15 से 20 दिन टाइम दें। उससे संबंधित बुक जो अच्छी मार्केट में है उस किताब को, उस बुक को लेकर और उसका माइक्रो नोट्स बनाते हुए स्टडी करें। रटे नहीं, बार बार पढ़ें, नोट्स बनाएं, उसको फिर रिवीजन करें। जो मैंने पिछले क्लास में आपको तरीका बताया था, मार्क्स बढ़ेगा। जैसे मेरा है कि मैं पीटी की तैयारी बस 10 दिन करता था करंट के लिए, आराम से 100 का टारगेट मेरा 100 के आसपास रहता था। इस बार तो बढ़ गया, अब उस पर थोड़ा सा और स्ट्रेटजी बनाना पड़ता, हो जाता। तो चलिए, आज हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी बिरसा मुंडा पर चर्चा करेंगे। बिरसा मुंडा, इनका जन्म बृहस्पतिवार गुरुवार को हुआ था, इसीलिए इनका नाम बिरसा रखा गया। बृहस्पतिवार ऐसा कहा जाता है। एक महान चिंतक, राजनेता, जो भी बोले, ये जोमी केन्याटा हुआ करते थे। जोमो केन्याटा दक्षिण अफ्रीका के थे ये। उनका कहना था कि अंग्रेज जब उनके देश में आए तो उनके हाथ में बाइबल था। क्या था? बाइबल, एक धर्म ग्रंथ होता है ये ईसाइयों का। उनके हाथ में बाइबल था और दक्षिणी अफ्रीकी लोगों के पास जमीन थी। क्या थी? जमीन, यानी संसाधन किसके पास था? दक्षिण अफ्रीका के जो नेटिव पीपल थे, जो वहां के वासी थे, उनके पास जमीन संसाधन था और अंग्रेजों के हाथ में बाइबल था। अंग्रेजों ने क्या कहा? थोड़ा सा देखिएगा, गहराई से सोचिएगा। अंग्रेजों ने कहा चलो प्रार्थना करते हैं, चलो प्रार्थना करते हैं। ट्रिक देखिएगा इसमें, चलो प्रार्थना करते हैं। क्या लेके आए थे अंग्रेज? बाइबल। और संसाधन किसके पास था? अफ्रीका के लोगों के पास। अंग्रेजों ने क्या कहा? चलो प्रार्थना करते हैं, और लोग प्रार्थना करने लगे बाइबल के साथ। और जब उनकी आंखें खुली तो ये जमीन कहाँ चलाया था? बाइबल वालों यानी अंग्रेजों के पास जमीन आ गई थी, सारे संसाधन आ गए थे और अफ्रीकी लोगों के पास बाइबल बच गया था। कहने का मतलब कि उनका ये ट्रिक था कि वो प्रार्थना और धर्म के आड़ में लोगों को बरगला के और उनके संसाधन पर कब्जा किया। सेम चीज कुछ जो है इंडिया में भी हुआ। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद ये जो झारखंड अभी बना हुआ है, प्राचीन बिहार का ही पार्ट था, तो ये झारखंड में रांची उसकी राजधानी है। झारखंड का कुछ इस टाइप से है और ये अपना बिहार हो गया। तो इस रीजन में ये छोटा नागपुर का रीजन भी कहलाता है। तो यहाँ पे आदिवासी लोगों की बहुलता है, मुंडा, उड़ांव, खड़िया। तो इन लोगों का पुश्तैनी जंगल पे अधिकार था, जमीन पे अधिकार था, जल पे अधिकार था। लेकिन अंग्रेजी सत्ता यहाँ के बिचौलियों के द्वारा, यहाँ के साहूकारों, बिचौलियों, जमींदारों को वहाँ पे फिक्स किया और धीरे धीरे उनके जल जमीन और जंगल पे वो अपना पुश्तैनी अधिकार समझते थे। और जो नदियां तालाब थे उन पे भी उनका अधिकार आदिवासियों का जमीन पे भी था और वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते थे। बस इसी में उनका जीवन यापन चलता था, बाहरी दुनिया से ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। लेकिन अंग्रेजों की आंख इस पर पड़ी और नए नए कानून बनाकर इसको हड़पने का प्रयास किया जाने लगा। ये लोग सामूहिक खेती करते थे ग्रुप में, तो नए नए हथकंडे अपनाकर उसको कब्जा करने का प्रयास किया जाने लगा। तो इससे पहले भी 1830 में कोल विद्रोह हो चुका था। 1830 के दशक में कोल विद्रोह, प्रमुख विद्रोह ये हुआ। और 1855 में जो हम लोग किसी अगले क्लास में पढ़ेंगे, संथाल विद्रोह हो चुका था। उनके अंग्रेजों के इन शोषणकारी नीतियों के फलस्वरूप तो ये प्रमुख विद्रोह तो आदिवासियों के द्वारा हो चुका था। अब
बिरसा मुंडा का जन्म होता है 1875 में। दिन था 15 नवंबर 1875, बृहस्पतिवार, बिरसा मुंडा। तो इनका जन्म हुआ और उस समय और ज्यादा कठोर कानून लाके उस इलाके में जमीन जंगल पे कब्जा अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। और जो यहाँ के देसी लोग थे, महाजन सुदखोर, उनको इसका बीड़ा दिया गया था कि कैसे किस प्रकार से आदिवासियों के जमीन पर कब्जा करना है, जिनको ये लोग दीकू बोलते थे, यानी पहाड़ी। ओके, अब हर्षोकार है कि दीकू, हर्षोकार होगा तो दीकू बोलते थे। तो अब जो है इनके बाद अब बिरसा मुंडा का जन्म जब हुआ तो वो गांव में ही पढ़ाई कर रहे थे, गरीब परिवार में, रांची के पास, रांची जिला में उली हातू जगह है, उली हातू, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। गरीब परिवार में थे, भरण पोषण नहीं हो पा रहा था, तो बगल में चाईबासा में उनके परिवार जाके रहने लगे और चाईबासा के मिशन स्कूल में बिरसा का पढ़ाई शुरू हुआ। चाईबासा के मिशन स्कूल में, और मिशन स्कूल में स्टडी करते करते उतनी छोटी उम्र में उन्होंने यह स्टडी किया कि ये धर्मांतरण वगैरह करके हमारे दिमाग को पे कब्जा करके और हमारे संपत्ति पे अंततः कब्जा करना इनका लक्ष्य है और कुछ नहीं है। तो बिरसा मुंडा का जो है विद्रोही दिमाग काम करने लगा और बहुत ही छोटे उम्र में, अब 1875 में जन्म होता है और 1890 इसके आसपास ही 15 वर्ष की अवस्था लमसम हो रही है। तो 15 वर्ष की अवस्था में ही वो अंग्रेजों की नीतियों को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे और 1894 आते आदिवासी युवकों के युवा शक्ति का वो केंद्र बन चुके थे, युवा शक्ति का केंद्र। 1894, तो कितना उम्र रहा होगा? 19 ईयर्स, 19 साल ओनली। इसी समय 1 अक्टूबर 1894 को लगान मत दो की घोषणा उन्होंने की। लगान मत दो, जो अंग्रेजी सरकार दीकुओं के सहारे से लगान वसूल कर रहे थे, उसको नहीं देने का ऐलान कब किया उन्होंने? 1 अक्टूबर 1894 को लगान मत दो। और ये उसी समय एक अकाल पड़ा हुआ था उस समय, और महामारी फैल गई थी, जिसके कारण उन्होंने इसमें अपने युवकों को, अपने साथियों को कहा कि जनता की सेवा करो, ये कोई दैवी प्रकोप नहीं है। अब यह देखिए कि इतने कम उम्र में इतनी चेतना उनकी जगी। आदिवासी समाज जो कि उस समय काफी पिछड़ा था, अब देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आखिर हम लोगों को ये पढ़ना क्यों पड़ता है? आखिर ये सवाल आएगा तो हम लोग का चेकिंग क्या होता है, टेस्ट क्या होता है? हम जब प्रशासक बन के, एसडीओ डीएसपी बन के या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी बन के जब हम अपने पद पर जाएंगे, तो फिर हमारी जनता में सभी प्रकार के लोग रहेंगे और उनकी चेतना, एससी एसटी, पिछड़े वर्ग, इनकी चेतना, इनकी मानसिकता कैसी है, ये क्या सोचते हैं, इनको किन चीज़ों से लगाव है, किन भावनात्मक संबंध है, इसको समझना जरूरी है और इतिहास हमें यही सिखाता है। तो इसलिए ये स्टडी आप दिल से करिए, सिर्फ परीक्षा में पास करने के लिए। इसमें आप अपनी सोच को भी बदलिए कि यदि वो लोग चले अंधविश्वास है, चलिए वो आगे बढ़ना नहीं चाह रहा है, पुरानी व्यवस्था को कायम करना चाह रहा है, तो आप प्यार से और जागरण फैला के करें, न कि जबरन करें। उसका विद्रोह का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, जो कि राज्य के लिए ठीक नहीं होगा। तो 1894 में हम देख रहे हैं कि लगान नहीं देने का ऐलान किया और 1895 के आसपास उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और हजारीबाग जेल में 2 साल की सजा के साथ रखा जाता है। तो 1895 से 97 के आसपास वो जेल में ही अपना काट रहे हैं समय। उसी समय जब जेल से रिहा हुए तो फिर अपना, और उनके जो साथी लोग थे वो अपना कार्यक्रम कर रहे थे,
वो जनता की सेवा हो, जनता में जागरण फैलाना हो। बिरसा मुंडा ने इतने कम उम्र में क्या देखा कि कोई भी प्रजाति, कोई भी जाति, कोई भी देश, समाज, परिवार, व्यक्ति, चाहे किसी को भी मान ले, उस पर कोई शासन कब करता है, बाहरी लोग, दूसरा लोग, जब वो कमजोर होता है। जब वो कमजोर होगा तभी उस पर शासन कोई कर पाएगा। मजबूत यदि अंतर से है तो दूसरा उस पर शासन कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने देखा कि हमारे आदिवासियों में बहुत सारी कुरीतियां हैं और उन्हीं कुरीतियों के कारण बाहरी लोग इन पर शासन कर सकते हैं। जैसे मदिरा पान करके मदमस्त रहना, मदिरा पान करना, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करना, बहुदेववाद बोल सकते हैं, मदिरा पान, यानी ज्ञान का या फिर अपनी क्षमता को बढ़ाने का कोई भी काम नहीं, बस पेट भर गया उतने में ही है। और फिर बहुदेववाद यानी बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा पाठ कर रहे हैं और अपने समय, ऊर्जा सबों का की बर्बादी कर रहे हैं। फिर अंधविश्वास, पाखंड उसमें भरा हुआ है, अंधविश्वास, पाखंड। तो ऐसा समाज जिसमें ये सारी बुराइयां हो वो तो गुलाम होगा ही होगा। तो इन चीजों को उन्होंने स्टडी किया और इन सब के को दूर करने के लिए, आंतरिक रूप से अपने समाज को शुद्ध करने के लिए जो है उन्होंने कार्रवाई शुरू की। और उन्होंने बहुदेववाद के जगह एकेश्वरवाद कहा कि एकमात्र हम लोगों का ईश्वर है वो है सिंगबोंगा। कौन है? सिंगबोंगा, एक देव सिंगबोंगा, और मैं उसका नबी हूं। नबी मतलब दूत। मुझे उन्होंने भेजा है कि समाज में जो तुम लोग ये सब अंधविश्वास, पाखंड फैलाए हुए हो, जो अपनी जीवनचर्या को तीतर भीतर किए हुए, कमजोर, खोखला बनाए हो, जिसके कारण कि बाहरी लोग तुम्हारे ऊपर बाहर से आकर आराम से शासन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तुम्हारे संसाधन को हड़प रहे हैं, तो इन सब को दूर करने के लिए मुझे सिंगबोंगा ने दूत नबी बनाकर भेजा है। और उन्होंने इन सब चीजों पे भी काम किया, अर्थात आदिवासियों को आदिवासी समाज को आंतरिक रूप से शुद्ध किया, आंतरिक रूप से शुद्ध करने का प्रयास किया, ताकि उनका जो है मोरल अप हो और उसमें चेतना का विकास हो। और फिर उनको फैक्ट जो है, जो चाल है अंग्रेजी शासन का, उनको समझाया जाए ताकि उनको एकजुट किया जाए, और एकता जब आएगी तो अंग्रेजी शासन को हटा देंगे और हमारा समाज बच जाएगा। ये उनका लक्ष्य हुआ और उन्होंने अपना रूप इस तरह से बदला। अब उन्होंने कहा, एक हरिलाल मीना एक राइटर हुए, हरिलाल मीना शायद, जो मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के बारे में अपनी किताब में लिखा कि मैं कोई बदन नहीं हूँ, मैं भावार्थ बता रहा हूँ, मैं कोई बदन नहीं हूँ, और ये जो जंगल जमीन है इस पर हमारा पुश्तैनी अधिकार है, ये अधिकार हमसे कोई नहीं ले सकता, कोई छीन नहीं सकता। उल गुलान उल गुलान उल गुलान, ये नारा दिया, उल गुलान उल गुलान उल गुलान। इसका मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ी क्रांति, यानी इंग्लिश में कहें तो द ग्रेट ट्यूमल्ट, बहुत बड़ा ट्यूमल्ट, इस क्रांति, विद्रोह, हलचल। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है, यह हमारे आने वाले पुश्तों की नियति को निर्धारित करेगा। यदि हम अभी सोए रहे, क्रांति नहीं किए, तो हमारी आने वाली पुश्तें पता नहीं क्या होगा जब हम लोगों की हालत ये हो गई है। तो हरिलाल मीना ने इसे कलमबद्ध किया है, उनके बारे में एक छोटी सी कविता। महाश्वेता देवी जो है बहुत बड़ी
साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है। उन्होंने भी बिरसा मुंडा के जीवन पर रचना की है, महाश्वेता देवी। उनके जेल की जो अवस्था थी, जेल में कैसे थे, इन सब के बारे में प्रकाश डाला है। तो आप इन साहित्यकारों की रचना को भी यदि समय मिले तो पढ़ सकते हैं। अब समय आता है 1897, लगभग वो हजारीबाग जेल से 1895 से 97, तो 97 में वो जेल से निकल जाते हैं और फिर उनकी कार्रवाई शुरू होती है। और रांची के पास एक खूंटी जगह है, खूंटी थाना पर अपने 400 साथियों के साथ हमला कर देते हैं। फिर उसी समय एक तांगा नदी है, उसके किनारे अंग्रेजों से मुठभेड़ होती है। नहीं, मुठभेड़ अब चलता है, उन्होंने एक सेनानी का दल बना लिया था। अंततः उनके पास 7000 सेनानी हो चुके थे, 7000 सेनानी। और इनके साथ वो डोंबरी एक पहाड़ है, डोंबरी पहाड़ी है, यहाँ पे एक मीटिंग कर रहे थे। और प्रायः जो इनका तौर तरीका था वही तीर धनुष, भाला बर्छी के साथ लड़ाई, तीर कमान के साथ लड़ाई। फौसो सिपाही विद्रोह में भी हमने देखा है कि काफ़ी मजबूत थी, उनके पास संसाधन की कमी नहीं थी, तो गोले बारूद से भरमार था। तो डोंगरी पहाड़ी पे एक मीटिंग चल रही थी जिसमें बिरसा मुंडा लोगों को समझा रहे थे और उसी समय अंग्रेजी फौज ने चारों तरफ से उस पहाड़ी को घेरा और इस तरह से कत्ले आम किया जैसा कि जालियांवाला बाग में घटना हुई थी। चारों तरफ से घेर कर औरत, बच्चे, सबों की हत्या की गई। और बिरसा मुंडा उस दिन तो अरेस्ट नहीं हुए, लेकिन उनपे 500 रुपया इनाम रखा गया था अंग्रेजी सत्ता के द्वारा, 500 रुपया। और 500 रुपया के लोभ में उन्हीं के कुछ सजातीय ने उन्हें अरेस्ट करवाया 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। और ये बीपीएससी में पूछा है, जैसे 3 फरवरी 1900, 2 फरवरी, 1 फरवरी, इस टाइप से ऑप्शन दिया गया था। बहुत ही जो है ये मतलब आपको एग्जैक्ट यदि फरवरी याद है तो फिर 1, 2, 3 दे दिया तो आप कंफ्यूज कर गए। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इस तरह से पढ़ाई करना है कि जो डेट वगैरह हो उसको अलग से नोट करके और उसको प्रैक्टिस कर लें, रिवीजन करें, आदत में डाल लें। और ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम हॉल में देखने के बाद क्लिक करेगा, वो कुछ याद आ रहा है 3 फरवरी, जैसा मेरे साथ हुआ था। एक बार मैं पढ़ा था कहीं किसी किताब में और क्लिक किया था और सही हुआ था आंसर। तो बिरसा मुंडा को अब कहाँ रखा गया है? 3 फरवरी अरेस्ट करके चक्रधरपुर, यस, थोड़ा सा ये जगह का नाम याद रहना चाहिए, चक्रधरपुर जगह है, वहां पे अरेस्ट किया गया और उन्हें रांची जेल में रखा गया, जो अब बिरसा मुंडा जेल के नाम से जाना जाता है। चक्रधरपुर के पास अरेस्ट किया गया और वहां रखा गया। और जैसा कहा जाता है कि उन्हें धीमी जहर दिया गया और अंततः 9 जून 1900 ईस्वी को सुबह 8 बजे जेल में ही खून की उल्टी हुई और मृत्यु हो गई। तो 9 जून को बिरसा मुंडा जयंती भी मनाया जाता है। तो अब है कि इस आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा? तो 1908 ईस्वी में अंग्रेजी सत्ता को एक टेनेंसी एक्ट पारित करना पड़ा। आई थिंक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है। तो एक्ट पारित करने के उस एक्ट में क्या हुआ कि आदिवासियों का जमीन न कोई खरीद सकता है, न कोई आदिवासी जमीन बेच सकते हैं। तो आखिर देखिए, जिस चीज के लिए लड़ाई हो रही थी अंततः अंग्रेजों को वह कानून बनाना पड़ा। तो इस तरह से हम इस आंदोलन को सफल ही मानेंगे। मात्र 25 साल की उम्र में उनको भगवान का दर्जा प्राप्त हो गया। आज भी उस क्षेत्र के और उस क्षेत्र के नहीं, सभी देशभक्त, सभी भारतवासी बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिए हुए हैं।
और खासकर आदिवासी समाज में तो उनकी पूजा होती है। तो ये टॉपिक जो है इतना बड़ा नहीं है, 3 पेज में आपको लिखना पड़ेगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन होगा कि बिरसा मुंडा ने आंतरिक शुद्धिकरण के लिए क्या कहा, क्या क्या कार्यक्रम किए, तो एक पार्ट होता है। और 2 पेज में आप लिख सकते हैं, 2 से 3 पेज में, और आंसर कम्पैक्ट होगा और संक्षिप्त होगा तो मार्क्स भी आएगा। और मैंने अभी किताबों की चर्चा भी की थी, तो पीटी के लिए मेरा यही सलाह रहेगा कि आप डिटेल से सारे सब्जेक्ट को पढ़ें, 1 बाय 1 टकराएं सब्जेक्ट से। जैसे फिजिक्स से उठा रहे हैं तो 10 से 15 दिन उसी पे कंसंट्रेट करें यदि आप शुरुआत कर रहे हैं। और 9-10 का फिजिक्स वो उपलब्ध करके रीडिंग मार लें, पढ़ा हुआ तो आपका है ही, उसको रीडिंग मार लें। और फिर ये जो मैगरा हिल्स में साइंस है ये भी अच्छा खासा है, हिस्ट्री भी ठीक ठाक है, तो उनसे आप स्टडी करें। पहले मैगरा हिल्स को ख़त्म करें, उसमें सेट दिया हुआ है लास्ट में, उसको बनाएं, चेक करें। 500 के आसपास हर अध्याय के बाद क्वेश्चन बैंक है, उसको बनाएं और अपनी गलतियों कमियों को ढूंढें, फिर उसे दूर करें। धन्यवाद आज के लिए। एक निवेदन है कि आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।